बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की जानिब से जो उनकी टीम इस तकनीकी अमल यानी डिजिटल रिक्वायरमेंट्स और कंप्यूटर बेस्ड पेपर सेटिंग के हवाले से जो हमें रहनुमाई फरमाएंगे वो हैं जवाद अहमद साहब। उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ वेलकम मिस्टर जवाद अहमद फॉर द टीम ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी हायर्ड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। जवाद अहमद साहब, आप ये सेशन कंडक्ट करने जिस मकसद के लिए आज ये सारे पेपर सेटअप मौजूद हैं, और जब तक आपके सॉफ्टवेयर को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो आसानी नहीं होगी कि जो पेपर पैटर्न होगा वो उसकी नोयत या स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जवाद अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का जो अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आज तशरीफ़ लाए हैं। और हम सब का जो मकसद है यहाँ पे आने का और बैठने का, वो ये है कि हम सब के सामने एक बहुत बड़ा टारगेट खड़ा हुआ है, और वो टारगेट हैं 2026 के एनुअल एग्ज़ामिनेशंस। माशाल्लाह आप सब लोग उम्र में, इल्म में, तजर्बे में मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं, और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के सामने लब कुशाई कर सकूँ। लेकिन अहम बात यह है कि आगे जैसी चीज़ें चल रही हैं, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एआई, इन चीज़ों के आने के बाद हमारी ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। आज से अगर मैं 10-15 साल पहले जाऊँ तो शायद मोबाइल हर किसी के हाथ में नहीं होता था, और आज शायद पाकिस्तान का कोई एक गांव ऐसा हो जहां पर ये टेक्नोलॉजी मौजूद ना हो, या वो मोबाइल को या मोबाइल डेटा को या इंटरनेट को ना जानता हो। इन चीज़ों के सामने रखते हुए अब जिस नस्ल का आप एग्ज़ामिनेशन लेने के लिए जा रहे हैं, उस नस्ल को हमें समझने की ज़रूरत है कि वो नस्ल क्या है, ताकि हम उस नस्ल से उसके लेवल का इम्तहान कंडक्ट कर सकें। पिछले अगर हम 60-70 साल की बात करें तो क्वेश्चन पेपर जो हुआ करते थे वो हमारी बुक में से डिज़ाइन किए जाते थे। कोई भी एक टीचर बुक के किसी एक टॉपिक को ले लेते थे और उस टॉपिक की मदद से 2 या 4 या 5 या 10 सवालों को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, और उस सवाल की मदद से उस बच्चे की मुख्तलिफ़ सलाहियतों को गेज करने की कोशिश की जाती थी, जांचने की कोशिश की जाती थी कि इस बच्चे की इस किस्म की स्किल कैसी है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं बच्चे से, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसकी वोकेबलरी कैसी है, उसकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, उसकी याददाश्त मेमोरी कैसी है उस बच्चे की, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या हैं उस बच्चे की। तो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जो हम सवाल बनाया करते थे, उस सवालों के ज़रिए से असल में हमारा जो मकसूद था वो बच्चे की सलाहियत को गेज करना था, और जो बोर्ड है वो उस सलाहियत को मार्क करके बच्चे के सामने एक ट्रांसक्रिप्ट रख देता है कि जी इंग्लिश के अंदर आपकी जो सलाहियत है वो 100 में से लाइक 97 है। वो सलाहियत का जो गेज का जो मेजरमेंट टूल है वो आप लोग हैं, जो बुनियाद है ना वो आप लोग हैं। अगर आप लोग उस सवाल को सही बना लेंगे तो बच्चा उस सवाल का सही जवाब दे सकेगा, और जब वो बच्चा उस सवाल का सही जवाब दे सकेगा तो उसकी वो गेज या मेजरमेंट सही, असेसमेंट सही हो सकेगी, जिसके नतीजे में उस बच्चे को जो मार्क्स मिलेंगे वो सही होंगे। तो जो बुनियाद है ना इस पूरे प्रोसेस की, वो बुनियाद आप, वो जो रूट है वो आप लोग हैं। आज से पहले तक आप लोगों ने जितने क्वेश्चन पेपर बनाए या जितने किस्म के क्वेश्चंस बनाए, उसके अंदर आप लोगों का, हर इंसान का एक थॉट प्रोसेस होता है। हर इंसान एक सवाल जब लिखता है किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो सवाल को लिखने से उसका कोई ना कोई मकसूद, कोई मानी होता है। आज की जो हमारी ये मीटिंग है जिसके अंदर हम सब साथ बैठे हुए हैं, इसका मकसद ये है कि हम सबको सेम पेज पर लेकर आ जाएं। सेम पेज पे लाने का मतलब ये है कि वो जो सवाल हम, अब आप में से कोई इंग्लिश का सवाल बना रहा होगा, कोई उर्दू का सवाल बना रहा होगा, कोई फिजिक्स का सवाल बना रहा होगा, कोई मैथमेटिक्स की कोई सवाल बना रहा होगा, कोई केमिस्ट्री की इक्वेशंस पूछ रहा होगा बच्चे से क्वेश्चन पेपर के अंदर। हम सब का मकसद एक हो जाए, हम सब सेम पेज पर आ जाएं, हम सब एक जैसा सोचना शुरू कर दें। जब हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो उसके नतीजे में जो हम सवाल लिखेंगे उसके अल्फाज मुख्तलिफ होंगे, उस सवाल के जो जवाब बच्चा दे रहा होगा उसके अल्फाज मुख्तलिफ होंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे जो गोल अचीव हो रहा होगा वो सेम हो रहा होगा। एक यूनिफॉर्मेलिटी पैदा हो रही होगी हमारे क्वेश्चन पेपर में, हमारी असेसमेंट में, और हमारे असेसमेंट के बाद के प्रोसेसेस के अंदर। सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का। उस
प्रोजेक्ट के अंदर ई मार्किंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया पूरे सिंध के अंदर। ग्रेजुअली किसी बोर्ड ने ज़्यादा उसको अडॉप्ट किया जल्दी, किसी बोर्ड ने स्लोली ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है उसको। एंड ऑफ द डे आज नहीं तो कल, यानी कि 2026 नहीं तो शायद 2027 में पूरा का पूरा सिंध ई मार्किंग पर चला जाएगा। ठीक है, पुराने ज़माने की पेपर सेटिंग भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, पुराने ज़माने की असेसमेंट भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, पुराने ज़माने की कापी, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि कापी का डिज़ाइन हमारे पास चेंज होने के लिए जा रहा है। तो दिस इज़ स्टार्ट ऑफ द चेंज। ये उस चेंज का पहला स्टेप है 2026 के अंदर, जो कराची के अंदर आप लोग देख रहे हैं। अगर सिंध के दूसरे बोर्ड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सिंध के दूसरे कई बोर्ड ऐसे हैं जो कि मोर देन 70% अपना इस साल 2026 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, मोर देन 70% एग्ज़ाम ई मार्किंग पर होगा। इस सारे ई मार्किंग की जो चेंज आ रही है, जो फेज़ आ रहा है, इसमें आप लोगों का किरदार क्या है? इसमें आप लोगों का सबसे ज़्यादा अहम किरदार ये है कि हमारे यहाँ पर जो बुक बनती है, फिर वो बुक बच्चे को पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और उस क्वेश्चन पेपर के नतीजे में बच्चा अपना जवाब लिखता है, फिर पेपर चेकिंग करने वाले उसको चेक करके बताते हैं कि वो सही है या गलत है। तो जो बुक लिखी जाती है, बुक लिखने से पहले एक चीज़ बनती है, उसका नाम है कैरिकुलम। तो सिंध का एक कैरिकुलम बोर्ड है, जैसे मैट्रिक बोर्ड है, इंटर बोर्ड है, ऐसे कैरिकुलम बोर्ड भी है। ये जो सिंध का कैरिकुलम बोर्ड है, ये इनहेरिट करता है नेशनल कैरिकुलम अथॉरिटी को। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सोचने वाले हैं, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, वो सोच के एक कैरिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। उस कैरिकुलम को डिज़ाइन करने के बाद उसके आर्टिफैक्ट्स या उसका स्केलेटन वो सारे सिंध के अंदर, यानी सारे प्रोविंसेस के अंदर देते हैं, और हर प्रोविंस का अपना एक कैरिकुलम बोर्ड है जो कि उस कैरिकुलम की मदद से अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है। फिर वहाँ से वो चीज़ बुक की शक्ल में लिखी जाती है, फिर लिखने के बाद वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाती है, छपती है, फिर स्कूल जाती है, बच्चे को पढ़ाई जाती है। तो ये जो कैरिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, आप लोगों को बैकग्राउंड ले जाने की वजह ये है कि जो कैरिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, इस कैरिकुलम को डिज़ाइन करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। किसी बुक के अंदर अगर हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे इंग्लिश की बुक में हम कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, द वाइस कैलिफ, या उर्दू की किताब में हम कोई एक पढ़ा रहे हैं एक्स वाई, किसी भी एक मजमून के ऊपर, तो मकसूद वो मजमून नहीं है, उस मजमून के पीछे कुछ छुपे हुए राज हैं। असल में बच्चे को वो सलाहियतें ट्रांसफ़र करना मकसूद है, बच्चे के अंदर कॉग्निटिव स्किल्स को पैदा करना मकसूद है। कॉग्निटिव स्किल्स ये हैं कि हमने जो पढ़ाया उसका इम्तहान नहीं लेना है, बल्कि हमने बच्चे को एक विज़न देना है, बच्चे को सीखना सिखाना है कि सीखते कैसे हैं। जब बच्चा सीखना सीख जाएगा तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो किसी भी किस्म के चैलेंज में जाएगा तो वो उसको सीखेगा और इम्प्लीमेंट कर लेगा। ये चीज़ सिखानी है हमने, उस बच्चे की एनालिटिकल स्किल्स हमने शार्पिन करनी है, उस बच्चे के अंदर वो सलाहियतें पैदा करनी है कि वो बच्चा किसी भी माहौल में प्रैक्टिकली जाता है, वो कहीं जॉब करता है, वो ब्यूरोक्रेट बनता है, वो जज बनता है, वो बिजनेसमैन बनता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, तो उसके अंदर वो एनालिटिकल स्किल्स पैदा की जाएं जिसकी मदद से वो बच्चा अपनी फील्ड के अंदर एक लीडर बन सके। ये बुनियादी मकसद है हमारे कैरिकुलम का, जिसके कुछ पिलर्स हैं जो कि फर्दर आप लोगों के सामने लाए जाएंगे। तो आज जब हम क्वेश्चन पेपर बनाने बैठेंगे तो क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त हम सवाल लिख के बच्चे से जवाब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। असल जो हमारा मकसूद होगा, असल हमारा मकसूद वो स्किल्स हैं बच्चे की कि हमने अपने सवाल की मदद से उस बच्चे के अंदर से उन स्किल्स का डेटा एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना है। हो सकता है कि हम एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, उस शॉर्ट क्वेश्चन के 5 नंबर हों, और उस शॉर्ट क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चा 8 लाइन में भी जवाब दे सकता है। हो सकता है कि कोई बच्चा 1 लाइन में उस शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब दे दे। ज़रूरी नहीं है, यानी जिस टाइम मैंने, माज़रत के साथ, जिस टाइम मैंने स्कूल पढ़ा था तो मुझे स्कूल में ये सिखाया गया था कि जितनी ज़्यादा कापी भरोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आज हम जिस फेज़ पे खड़े हुए हैं ये वो फेज़ नहीं है। हम उस फेज़ को माजी में पीछे छोड़ के हम अगले स्टेशन की तरफ हमारी ट्रेन रवा दवा है। आज जो हमारा मकसूद है वो बच्चे में से उन सलाहियतों का निचोड़ अखज़ करना है। अब हो सकता है कि बच्चा 1 लाइन के जवाब के अंदर उन सलाहियतों का निचोड़ दे सके, हो सकता है कि बच्चा 3 या 4 लाइन के जवाब में अपना जवाब दे दे,
हो सकता है कि कोई डिटेल हो, वो शायद 12 लाइन का जवाब लिखे। मिसाल के तौर पर हमें एक सवाल लिखने के लिए भुट्टो साहब की ज़िंदगी या कामयाबियों पर रोशनी डालिए। अब ये एक छोटा सा सवाल है, शायद 1 लाइन में आ गया। इस सवाल का जवाब अगर मैं आप में से हर एक शख्स से पूछूंगा तो हर एक शख्स इस सवाल का अलग जवाब देगा। कोई भुट्टो साहब की सबसे ज़्यादा जो जवाब आएगा वो भुट्टो साहब की सियासी कामयाबियों का आएगा। ऐसा ही है कि वो बहुत अच्छे लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान को कानून दिया, उन्होंने पाकिस्तान में ये किया, ये बिल्कुल उनकी सलाहियत है भुट्टो साहब की। लेकिन यही सलाहियत नहीं थी भुट्टो साहब के अंदर। उन्होंने मिल्लत इस्लामिया को जमा करके मुसलमानों का एक इत्तेहाद कायम किया, एक इंटरनेशनल लीडर थे। एक जगह वो नेशनल लीडर थे, अगर वो फैमिली में जाते हैं तो वो फैमिली के लीडर थे। उनकी अर्ली एजुकेशन के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक लीडरशिप नज़र आती है। ये चीज़ है एनालिटिकल स्किल्स, कि जो बच्चा सवाल पढ़ रहा है उसकी स्किल्स कितनी हैं, उसकी जितनी स्किल्स होंगी वो उतनी डायमेंशंस का जवाब देगा। अगर वो सिंगल डायमेंशन का जवाब दे रहा है इसका मतलब ये कि उसकी स्किल कम है। इस सवाल का जवाब ये भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान के एक सियासतदान थे जिन्होंने पाकिस्तान का कानून बनाया, पाकिस्तान में बहुत सारी रिफॉर्म्स ली हैं, सो ऑन, ये भी सवाल का एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब है। लेकिन इस सवाल को हम जितना डिटेल में जवाब देते जाएंगे उतना ही बच्चे की सलाहियतें ज़ाहिर होंगी। तो जब आप सवाल लिखेंगे तो सवाल लिखते हुए सबसे पहला जो बुनियादी चीज़ आप लोगों ने समझनी है वो ये है कि इस सवाल से आप बच्चे में से कौन सी सलाहियत अखज़ करना चाहते हैं। और हो सकता है कि एक सवाल में एक से ज़्यादा सलाहियतें हम अखज़ करें बच्चे में से। मिसाल के तौर पर अगर हम इंग्लिश का पेपर ले रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर हो सकता है कि हम बच्चे की हैंड राइटिंग की स्किल भी चेक करना चाह रहे हों, हम बच्चे की ग्रामर भी चेक करना चाह रहे हों, हम बच्चे की वोकेबलरी भी चेक करना चाह रहे हों, हम रेलिवेंसी भी चेक करना चाह रहे हैं कि बच्चे ने जो जवाब लिखा है वो अपने सवाल से रेलिवेंट कितना था। फिर उसके बाद ये तो हो गई नॉर्मल स्किल्स, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स की उसकी कॉग्निटिव स्किल्स क्या कह रही हैं, उसकी एनालिटिकल स्किल्स क्या कह रही हैं, उसकी मेमोरी क्या कह रही है बच्चे की। तो एक सवाल जो हम लिखने जा रहे हैं ना क्वेश्चन पेपर में, तो हमने अपने आप से उस सवाल की उन डायमेंशंस को एक्सट्रैक्ट करना है कि अगर ये सवाल, सबसे पहले तो हमने अपने आप को उस लेवल पे ले जाना है जिस लेवल पे एक 9th क्लास का बच्चा होता है। जाहिर सी बात है कि आप लोग माशाल्लाह इल्म में, उम्र में, तजर्बे में बहुत आगे जा चुके हैं, तो आप अपने ऊपर तो गेज करके सवाल नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने माइंडसेट को रूट लेवल पे ले जाके हमने अपने आप को वो बच्चा समझना है जिस, मोस्ट ऑफ द पार्ट आप लोग उन बच्चों से कनेक्टेड होंगे अपनी रूटीन लाइफ के अंदर। कोई कहीं पढ़ाता होगा, कोई किसी सेंटर के किसी न किसी शक्ल के अंदर आप लोग यकीनन मुझे उम्मीद उनसे कनेक्टेड होंगे। तो सबसे पहले अपनी सलाहियतों को उस लेवल पे ले जाइए जिस लेवल पे वो 9th क्लास का बच्चा है, या शायद उससे भी नीचे 8th क्लास के बच्चे के लेवल पे ले जाएं। फिर उसके बाद सारी जगह पर अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, सारे बच्चों के वालिदैन अमीर नहीं हैं, तो हो सकता है कि कुछ हमारे बच्चे कम तालीम याफ्ता हों, कम स्किल्स के हों, अंडर प्रिविलेज्ड इलाकों के हों। तो जो सवाल हमने बनाना है ना वो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए बनाना है, क्योंकि हमारा जो सवाल हमारा लिखा जाएगा वो एक गरीब इलाके का, एक गडाप टाउन का, किसी कच्चे के इलाके का एक बच्चा भी उसी सवाल का जवाब दे रहा होगा और डीएचए का बच्चा भी उसी सवाल का जवाब दे रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमने एक बैलेंस क्रिएट करना है लेवल के ऊपर, नंबर 1। बैलेंस करने के बाद जब हमने सवाल लिखना है तो उस सवाल के अंदर हमने अपने आप से ये पूछना है कि इस सवाल के ज़रिए से मैं कौन कौन सी स्किल्स को मेजर करना चाह रहा हूँ। असेसमेंट हो सकता है आप लोग करें, हो सकता है असेसमेंट कोई और करे, क्वेश्चन पेपर आप लोग बनाएं, ऐसा हो सकता है। तो जो भी इसकी असेसमेंट करेगा इस सवाल के जवाब की, तो वो इस बच्चे की क्या स्किल्स को मेजर करेगा, इस चीज़ों को आपने सोचना है। जब आप ये सोच लेंगे तो क्वेश्चन पेपर का जो आपने एक क्वेश्चन लिखा उसके नीचे आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर वो स्किल सेट लिखना शुरू कर देंगे कि इस सवाल के अंदर मैं इस बच्चे की ये स्किल्स मेजर करना चाहता हूँ। ये आप लोगों का काम है जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। एक सवाल का मतलब एक सवाल नहीं है, हर एक सवाल के नीचे आपने उसकी स्किल्स या मेजरमेंट सिनेरियो या मेजरमेंट टूल डिफाइन करना है आपने, कि ये वाला सवाल अगर बच्चा अटेम्प्ट करेगा और एसेसर इसको एसिस करेगा तो वो इस सवाल में क्या क्या चीज़ें एसिस करेगा। जैसे मैंने बताया वो उसकी हैंड राइटिंग भी हो सकती है, वोकेबलरी भी हो सकती है, रेलिवेंसी भी हो सकती है, अदर स्किल्स, एडवांस स्किल्स भी हो सकती हैं। अब हो सकता है एडवांस स्किल्स हर किस्म के क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई नहीं होती हों, कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई होती हों,
या हो सकता है कि शायद शॉर्ट में कम होती हों, लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा होती हों। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक बहुत अहम ख्याल ये भी रखना है कि क्वेश्चन पेपर जो हम जिस क्वेश्चन पेपर के लिए हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं उसका ड्यूरेशन कितना है। मिसाल के तौर पर अगर उसका ड्यूरेशन 2 घंटे है तो हमने ये कोशिश करनी है कि जो हम क्वेश्चन पेपर बनाएं वो शायद 1.5 आवर के अंदर कंप्लीट हो जाता हो। यानी हमने 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर नहीं बनाना है, हमने तो बच्चे को मार्जिन देना है ना, क्योंकि जब ग्राउंड के ऊपर बच्चा जाके एग्जामिनेशन सेंटर में बैठेगा तो वहाँ 100 डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज उसके सामने खड़े हुए होंगे। तो उस चीज़ को भी, उस चैलेंज को भी सामने रखते हुए हमने आज अपने बच्चे के लिए वो स्पेस देना है ताकि हमारा बच्चा जब उस एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचे तो हो सकता है वो आने में लेट हो जाए ट्रैफिक जैम की वजह से, हो सकता है उसको कॉपी मिलने में या पेपर मिलने में लेट हो जाए, हो सकता है कि लाइट नहीं हो, उस बेचारे को कोई और चैलेंज हो। तो इन सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए आपने क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करना है। अब जब आप एक क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो हर क्वेश्चन पेपर के अंदर आप मोर देन 1 क्वेश्चन लिखेंगे। तो हर क्वेश्चन के साथ उसकी कम से कम एक सलाहियत आपने लिखनी है कि इस क्वेश्चन की मदद से वो कौन सी सलाहियत है जो आप गेज करना चाहते हैं, वो कम से कम एक होनी चाहिए। ठीक है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 5 होनी चाहिए। ये मैथमेटिक्स है इसकी सिंपल। मैं दोबारा दोहराता हूँ, आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। अगर वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप बनाने जा रहे हैं तो उसकी कम से कम एक मेजरमेंट टूल डिफाइन करना है, एक सलाहियत आपने डिफाइन करनी है कि इस क्वेश्चन की मदद से बच्चे की कौन सी सलाहियत को आप गेज करना चाहते हैं। कम से कम एक, अगर 5 नंबर का सवाल है तो मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। अब हो सकता है कि जिस टाइम आप क्वेश्चन पेपर बनाने बैठे आपके जहन में 7 डायमेंशन आ जाएं कि यार इस सवाल में से हम 7 किस्म की स्किल सेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उस 7 को लिखें, उसके बाद उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट एडवांस या जो बेहतर आप समझते हैं 5 हैं, उन 5 को फाइनल कर लें, बाकियों को हटाते हैं 2 को। हो सकता है कि आपके जहन में 7 आए लेकिन आप उसको बाद में श्रिंक डाउन करके 3 पर लेकर आ जाएं, आप बोलें यार ये 3 सलाहियतें इसकी गेज करनी है हमने। तो ये जो आप लोगों का आज का काम है वो ये है कि सबसे पहले हम सबको उस माइंडसेट के ऊपर आना है कि आप लोग जो काम करने जा रहे हैं इस काम के ऊपर कम से कम कराची के 4 लाख फैमिलीज़ का डिपेंडेंट है। कम से कम 4 लाख, उन बच्चों का मुस्तकबिल आप लोगों के हाथ में है। तो आप लोगों ने अगर अपनी जॉब को सही कर लिया तो इसके बाद सेम यही ट्रेनिंग सेशंस अगले लेवल के ऊपर भी हो रहे होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम के अंदर सुधार लेकर आएँ। ये जो जैसे मैंने बताया सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, उसका मकसद जो है असल में वो मकसद ये है कि हम अपने देखें, हम सब जानते हैं कि इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। उस लूप होल का जिम्मेदार कोई भी है, आज हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। आज हम उन लूप होल्स को बंद करना चाहते हैं। तो आइए हम सब साथ मिलके हाथ मिलाएं और हम कोशिश करें कि इन मसाइल का, हो सकता है कि शायद ये बेहतरीन हल नहीं हो जहाँ पे हम जा रहे हैं, हो सकता है इससे भी कोई बेहतरीन हल हो, लेकिन लेट्स टेक फर्स्ट स्टेप एटलीस्ट। आए अब एक कदम तो उठाएं ना हम बेहतरी की तरफ। तो आज अगर हम बेहतर क्वेश्चन पेपर बना लेंगे तो कल इसी क्वेश्चन पेपर की बेहतर असेसमेंट हो सकेगी, और इसकी बेहतर असेसमेंट होगी तो हमारे बच्चों के बेहतर रिजल्ट्स बन सकेंगे, ज़्यादा उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सकेगी। तो ये टोटल कराची के, मैं कहता हूँ कि इस टाइम 4 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ का वज़न, बोझ आप लोगों के कंधों के ऊपर है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है, इसको आपने एक ज़िम्मेदारी समझ के करना है। ये एक जॉब नहीं है, ठीक है, आप ये काम भी करेंगे, आपको इसके पैसे भी मिलेंगे, लेकिन ये उससे ज़्यादा एक इबादत है, एक ज़िम्मेदारी है हम सब के लिए। तो इसको अगर हम उस लेवल पे जाके सोचेंगे, अगर उस लेवल पे जाके समझेंगे, उस लेवल पे जाके अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इस पाकिस्तान की तरक्की में शायद एक कतरे जितना ही सही लेकिन मेरा और आपका हिस्सा होगा। और हो सकता है कि वो तरक्की शायद मैं या आप अपनी आंखों से ना देख पाएँ, हो सकता है कि हमारे बाद आने वाली नस्लें उस तरक्की को देख पाएँ, लेकिन कम से कम जिस टाइम हम अपनी कब्र में जाएँ तो कम से कम हम इतना तो मुतमईन होके जाएँ कि इस पाकिस्तान के लिए हम कुछ थोड़ा सा एक कतरा पानी तो डाल के आए हैं। तो हम सब ने अपने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है इस पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, और उसकी बुनियाद आज आप लोगों से शुरू होने जा रही है कराची के अंदर। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन, कोई न्यूटन साइंसदान वाला क्वेश्चन पेपर नहीं बनाना जो न्यूटन साइंसदान हल कर सकता हो। हमने वो क्वेश्चन पेपर बनाना है जो बिल्कुल जो गरीब आबादी का एक गरीब बच्चा है ना, वो भी उस क्वेश्चन पेपर को हल कर सकता हो। और DHA का या कैम्ब्रिज का एक बच्चा अगर आता है तो वो भी उस क्वेश्चन पेपर को हल कर सकता हो।
लेकिन उस बच्चे में से हमने मेमोरी को, हाफजे को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। मेजॉरिटी जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है उसकी जो एक्सट्रैक्शन होती है वो हाफजा होता है कि बुक में क्या लिखा हुआ था या गाइड में क्या लिखा हुआ था, ये नहीं करना है हमने। हमने ये करना है कि उसमें से उसकी कॉग्निटिव स्किल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, लर्निंग आउटकम्स को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। SLO, ELO, इन चीज़ों को निकाल के लाना है बच्चे में से हमने बाहर। वो निकाल के लाने का तरीका सवाल भी है और जवाब भी है। जैसा सवाल हम पूछेंगे और जैसा जवाब बच्चा देगा तो इन दोनों चीज़ों की कम्बिनेशन असेसर को डिसाइड करने में मदद देगी कि वो बच्चे की लेवल क्या थी, सलाहियत क्या थी उसकी। मैं एक फोरम पे बैठा हुआ था, संडे की बात है। उनका कहना ये था कि जो हमारा कमीशन का इम्तहान होता है पाकिस्तान का, कमीशन के इम्तहान के अंदर जो सलाहियतें चाहिए, हमारे मैट्रिक के या 9th की जो इंग्लिश की बुक है इसमें ये वो सारी चीज़ें करिकुलम में मौजूद हैं। आज जो बुक हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसका जो करिकुलम है, ओरिजिनल करिकुलम, उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो बच्चे को कमीशन के इम्तहान के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। इतना एडवांस करिकुलम है हमारा। लेकिन जो कमी है, एक तो उस पढ़ाने की कमी है कि हम वो चीज़ें टीचर बच्चे को दे नहीं पा रहा क्लासरूम के अंदर, एक तो ये कमी है हमारे पास। और दूसरी कमी बोर्ड के एंड के ऊपर ये है कि हम उन मेजरमेंट टूल्स को या स्किल्स को गेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा है भी सही तो हम गेज ही नहीं कर पा रहे कि इन 60 में से कौन लीडर है। तो आप लोगों के हाथ में इसका मुस्तकबिल है कि आप लोग ऐसे सवाल डिसाइड करें, इस तरह का सवाल लिखें। हो सकता है कि वो बुक के वर्ड्स ना हों, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका सवाल है वो टेक्स्ट बुक के वर्ड्स हों, लेकिन उसका जवाब वही बनता हो। मिसाल के तौर पर AI को आजमाने के लिए एक सवाल पूछा, हु वॉज बिहाइंड द मास्क। अब ये एक ऐसा सवाल है इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। हु वॉज बिहाइंड द मास्क कौन दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता। उसके नीचे एक हिंट लिखी हमने कहा कि इसी राइटर की दूसरी बुक में यही बंदा विलन था। ठीक है, AI ने जवाब दे दिया, उसने कहा फलाना कैरेक्टर। ये भी एक तरीका है सवाल पूछने का। हमने सवाल नहीं पूछा, हमने ऐसा सवाल पूछा है जो कि उस सवाल का जवाब शायद कोई इंसान के लिए तो मुमकिन ही नहीं था कि दे सके। AI भी सोचने लग गया, फिर उसके बाद सोच के उसने बोला कि फलाना है और 76% इतना इसका एक्यूरेसी रेट है। मुझे लगता है कि जो मैंने जवाब दिया है वो 76% करेक्ट है। हम आज अपने बच्चे को उस लेवल पे नहीं ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम हम वहाँ जाने की तैयारी तो शुरू कर दें। तो आज जो हम लोगों ने काम करना है, मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों का दिमाग खा लिया, मैं माजरत चाहता हूँ। तो आज जो हम लोगों ने काम करना है, आज हम जिसके लिए यहाँ पे सर जोड़ के बैठे हैं, वो ये है कि आप लोगों में से हर शख्स जिस सब्जेक्ट का पेपर सेटर है, ठीक है, अपने ही सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं और कम से कम 1 लॉन्ग क्वेश्चन बनाएं। आप सबके पास पेपर पेन दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर करना हमने ये है कि हर क्वेश्चन के साथ कम से कम 1 या 3 या 5 उसकी स्किल सेट, उसकी डायमेंशंस हमने लिखनी है कि इस सवाल से हम बच्चे में से क्या लेना चाहते हैं। इस सवाल में से हम बच्चे की मेमोरी लेना चाहते हैं, बच्चे की लर्निंग स्किल्स लेना चाहते हैं, बच्चे की एनालिटिकल स्किल्स लेना चाहते हैं, बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स लेना चाहते हैं। अब ये आप लोगों के हाथ में, और इसके लिए कोई आप लोगों को सिलेबस नहीं दिया जाएगा, बताया नहीं जाएगा कि ये वाली 5 स्किल में से कोई एक सिलेक्ट करके इसमें डाल दो। नहीं, आप में से हर शख्स खुद सोचे, अपने एक सवाल के लिए आप खुद सोचें, बेशक अपने साथी से मशवरा करें कि इस सवाल के अंदर हम कौन कौन सी स्किल्स को गेज कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है, मैं आप लोगों को 10 मिनट दूंगा इस चीज़ के लिए। तो अपने से हर शख्स जो है वो कम से कम 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे अपने क्वेश्चन पेपर पे, कम से कम 1 लॉन्ग क्वेश्चन लिखे। हर शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि हर शॉर्ट क्वेश्चन पे या हर क्वेश्चन पे कम से कम 1 स्किल सेट को हम गेज करेंगे, कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 5। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि 10 मिनट लें आप लोग, और इसके ऊपर अगर प्रैक्टिकल करने तो आपकी मेहरबानी। मैं आपके साथ हूँ, किसी किस्म का कोई सवाल हो आप लोगों से तो आप लोगों ने, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने भी एक सवाल किया, एक सवाल के साथ कुछ स्किल सेट लिख के भाई ने भी लिखे, तो आप लोग आपस में बैठ के डिस्कस करें इन चीज़ों को।
एक दूसरे से मुशावरत करें कि यार देखो मैंने ये लिखा और इसके अंदर मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो आपके ख्याल में ये बेहतर था? हो सकता है कि जो आपका साथी है वो आपको इससे बेहतर स्किल सेट बताए, तो बोले नहीं यार ये दो तो सही है, जो तीसरा था ना इसके बजाय अगर आप ये कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक अहम चीज़ जो अभी आप लोगों को करनी है वो ये कि इस कागज़ को आप अपने दोस्तों के साथ या वाट एवर जिससे आप कंफर्टेबल हैं, आप पर्सनली उनके साथ 1 to 1 बैठ के डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस टाइम आप लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्वेश्चन पेपर आप लोग आइसोलेटेड अपने घरों में बनाते हैं, बोर्ड में बैठ के बनाते हैं, लेकिन बोर्ड से भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा और आप लोगों से भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जब आप लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो उसमें भी कम से कम 2 या 3 लोग एक साथ बैठें और वो क्रॉस क्वेश्चन करें एक दूसरे से। जब हम ये करेंगे ना तो उससे जो हमारा क्वेश्चन बनाने का लेवल है वो बेहतर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उस क्वेश्चन के नीचे जो स्किल सेट हम गेज करना चाह रहे हैं वो लेवल हमारा बेहतर हो जाएगा। तो अगर ये 2 छोटे-छोटे काम हम कर लेंगे ना, तो इससे हमारा जो क्वेश्चन पेपर बनाने का तरीक़ेकार है या जो क्वेश्चन पेपर बन के आखिर में सामने आएगा, आप खुद भी खुश होंगे और आपका दिल जब फाइनल क्वेश्चन पेपर फील्ड में जाएगा और आप उसको पढ़ेंगे, तो मुझे 100% यकीन है कि आपका दिल खुश होगा कि वाक़ई यार इस साल जो क्वेश्चन पेपर बना और हमने जो मेहनत की तो उसका नतीजा वाक़ई नज़र आ रहा है। अब आते हैं हम तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। दूसरा रुख ये है कि जब असेसमेंट होगी तो असेसमेंट के अंदर जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक असेसर हूँ, ठीक है, और मुझे एक कॉपी दी जाती है। उस कॉपी के अंदर मुझे इतना सा कागज़ नज़र आएगा बस। अब ये किस बच्चे की है, कौन से सब्जेक्ट की है, सिवाय कंप्यूटर के किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, चेयरमैन को भी नहीं पता, आईटी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि ये कॉपी किस बच्चे के कौन सी कॉपी का कौन सा पेज है, ठीक है। जो टीचर, जैसे मैं एसिस कर रहा हूँ तो मेरे सामने ऊपर एक सवाल लिखा हुआ आएगा, वो सवाल जो आप लोगों ने आज लिखा होगा या अपने क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, और नीचे ये स्पेस के अंदर वो बच्चे का जवाब लिखा हुआ आ रहा होगा। जो बच्चे ने उस सवाल के जवाब में वाट एवर जो भी लिखा, सही लिखा, गलत लिखा, 1 लाइन लिखा, 4 लाइन लिखा, वाट एवर, उसके साथ साइड में एक और चीज़ आ रही होगी, एक क्वेश्चनियर आ रहा होगा। वो क्वेश्चनियर बच्चे के लिए भी नहीं होगा, आपके लिए भी नहीं होगा, वो क्वेश्चनियर होगा एसेसर के लिए। यानी मैं अगर एसेसर हूँ तो आप जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो आप 2 क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, या हर सवाल आप 2 लोगों से पूछ रहे हैं। एक सवाल पूछ रहे हैं आप बच्चे से। थोड़ी सी मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा मुझे कहिएगा तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। जब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये वो सवाल है जो हम बच्चे से पूछने जा रहे हैं, ठीक है, और बच्चा उसका जो भी जवाब देगा वो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इसके साथ एक सवालनामा और होगा। वो सवालनामा बच्चे को नहीं नज़र आ रहा होगा, वो सवालनामा नज़र आएगा एसेसर को। उस सवालनामे में क्या लिखा हुआ होगा, मिसाल के तौर पर मेमोरी, उसके नीचे ऑप्शन लिखे हुए होंगे, बिलो एवरेज है, एवरेज है, गुड है, मिसाल के तौर पर। उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा एनालिटिकल स्किल्स, उसके अंदर ऑप्शन आ रहे होंगे। अब वो ऑप्शन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो अभी जो हमने प्रैक्टिस की, हर सवाल के आगे हमने 1 या 2 या 3 स्किल्स लिखी है ना, इसको कहते हैं रूब्रिक्स। रूब्रिक्स इसी चीज़ को कहते हैं। आसान हो गया। अब ये वो रूब्रिक्स है जो उसको नज़र आएगा जो क्वेश्चन पेपर की असेसमेंट कर रहा है। क्वेश्चन तो उस बच्चे को नज़र आएगा जिसने जवाब लिखा है, रूब्रिक्स उसको नज़र आएगा जो असेसमेंट कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर एक सवाल लिखा गया कि जी भुट्टो साहब की ज़िंदगी की कामयाबियों पर रोशनी डालिए, बच्चे ने उस सवाल का जवाब यहाँ लिख दिया, ठीक है। साइड के अंदर जब एसेसर उस सवाल को एसेस कर रहा होगा तो एसेसर के लिए एक क्वेश्चनियर आ रहा होगा कि इस बच्चे की हैंडराइटिंग कैसी है, भाई अच्छी है या बुरी है या बस सही है। इस बच्चे की मेमोरी कैसी है, अच्छी है या बुरी है या सही है। इस बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स कैसी हैं, इसकी वोकेबलरी कैसी है, इसकी पंक्चुएशन कैसी है लिखने के अंदर, इसकी हैंडराइटिंग कैसी है इसकी। तो ये वो सवाल होंगे जो एसेसर जिन सवालों का जवाब दे रहा होगा। ये तो ये सवाल या स्किल्स हैं और इनके जो मुमकिना जवाब हैं, ये चीज़ कहलाती है रूब्रिक्स। तो जब हमने इस साल क्वेश्चन पेपर बनाना है तो क्वेश्चन पेपर के साथ हर क्वेश्चन के साथ कम से कम एक रूब्रिक बनाना है, कम से कम एक।
अगर आप समझते हैं कि ज़्यादा बनाना चाहिए, आप ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ कम से कम एक रूब्रिक ज़रूर बनाना है। रूब्रिक क्या है? वो सलाहियत जो उस क्वेश्चन के ज़रिए से आप बच्चे में से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सलाहियत के नीचे कुछ ऑप्शंस देंगे आप। अब वो ऑप्शन किसी सवाल के 1 या 2 ऑप्शन हो सकते हैं, किसी सवाल के 4 ऑप्शन हो सकते हैं, किसी सवाल के 5 ऑप्शन हो सकते हैं। आसान हो गया। मिसाल के तौर पर सवाल का जो ऑप्शन है या स्किल है वो हो गई आपकी मेमोरी। मेमोरी के अंदर आपने लिख दी थी बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है। ये 3 ऑप्शन दे दिए मिसाल के तौर पर आपने, ये आपका रूब्रिक बन गया। अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अब वो जो आपने सवाल लिखा और उस सवाल के आगे एक सलाहियत लिखी, तो उसी सलाहियत के सामने कम से कम 2 या 3 ऑप्शन के अंदर उसका मुमकिना वैल्यू वेरिएशन करते हैं। क्योंकि ये जो ई असेसमेंट या ई मार्किंग है ना, इसमें बच्चे को नंबर नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर 5 नंबर का सवाल है, तो जो मैं एसिस कर रहा हूँ, तो मैं सवाल को एसिस करके बच्चे को नंबर नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चे को 5 में से 4 नंबर दे दो, या बच्चे को 5 में से 0 नंबर दे दो, या बच्चे को 5 में से 5 नंबर दे दो। ई असेसमेंट में या ई मार्किंग में ये नहीं हो सकता। ई असेसमेंट में या ई मार्किंग में ये हो सकता है कि जी सवाल आ गया, बच्चे का जवाब आ गया, अब आप ये बताएं कि इसकी हैंडराइटिंग कैसी थी, अच्छी थी या नहीं थी, बस। इसकी मेमोरी कैसी थी, अच्छी थी या नहीं थी, ओके। इसकी वोकेबुलरी कैसी थी, अच्छी थी या नहीं थी, ओके। इसकी पंक्चुएशन कैसी थी, अच्छी थी या नहीं थी, ओके। अब वो यस नो करके और उसको सेव कर देगा। टीचर को भी नहीं पता बच्चे को कितने मार्क्स जाएंगे। ये है असल में ई मार्किंग। और इसके आने से वो जो एक बहुत बड़ा एक ब्लैक होल था ना हमारे सिस्टम के अंदर, हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि उस ब्लैक होल को पूरा नहीं ना तो मेजॉरिटी लेवल के ऊपर उसको हम कवर कर दें। और ये आप लोगों के हाथ में आज उसको बंद करना आज आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोगों ने सही क्वेश्चन पेपर बना दिया, अगर आप लोगों ने सही रूब्रिक्स बना दिए, तो 2026 का जो इम्तहान होगा और 2026 का जो रिजल्ट आएगा वो माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। और ये इसका सेहरा आप लोगों के सर पे जाएगा। शायद ज़मीन के ऊपर इसका रिवार्ड आपको कोई नहीं दे, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इंशाल्लाह जब हम अपनी कब्रों में जाएंगे तो उसका रिवार्ड इंशाल्लाह हमें नज़र आएगा। अल्लाह के यहाँ तो कम से कम इससे तो हर बंदा यकीन रखता है ना अल्लाह के ऊपर, तो और हमने वहीं जाना है आखिर के अंदर। तो ये जो ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर जो पॉजिटिव चेंज लेने जा रहे हैं, उस चेंज की जो ड्राइव फोर्स हैं वो आप लोग हैं। तो आज मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि अब अगर आप लोगों में से किसी को रूब्रिक समझ में नहीं आया है तो आप काइंडली अपना सवाल कर सकते हैं। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको ना। जी सर। नहीं सर, मैं असल में ई मार्किंग का एक सेशन रन करके आ रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन पेपर का सवाल ही यही था, तो जहन में वो सवाल अटका हुआ है। ये हकीकत में एक क्वेश्चन पेपर का सवाल था। ये जो दूसरा सवाल था वो मैं पूछना नहीं चाह रहा, वो इससे भी खतरनाक था। वो हमारे जो ना मीटिंग के मौजू को कहीं और ले जाएगा। अच्छा जी, तो मिसाल के तौर पर हमने एक क्वेश्चन लिखा, राइट द सक्सेस स्टोरीज ऑफ भुट्टो साहब। ठीक है, ये इंग्लिश की बुक का क्वेश्चन पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके 5 मार्क्स हैं। इस सवाल के अंदर हम बच्चे की कौन कौन सी सलाहियतों को गेज करना चाहते हैं, हर एक सलाहियत एक रूब्रिक बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं ये कह देता हूँ कि मैं बच्चे की थिंकिंग स्किल्स को गेज करना चाहता हूँ। एक होती है मेमोरी, एक होती है थिंकिंग। मेमोरी तो वो है जो याद है, थिंकिंग वो है कि वो इस सहरा के अंदर कितना आगे तक सफ़र कर सकता है। तो मैंने कहा जी थिंकिंग, ये एक रूब्रिक हो गया मेरा, थिंकिंग। ठीक है, इस रूब्रिक के मुमकिन ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? हर एक रूब्रिक के 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखें, हमने सवाल लिखा,
उस सवाल का कोई ना कोई जवाब बच्चे ने लिख दिया। अब जो सवाल हमने लिखा, उस सवाल की मदद से हम बच्चे की कौन सी सलाहियत को चेक करना चाहते हैं। तो हम बच्चे की सोचने की सलाहियत को चेक करना चाहते हैं कि ये कितना गहरा सोचता है। जवाब जो भी लिखा बच्चे ने, अब हो सकता है कि इसका जवाब एक बच्चा 1 लाइन में लिखे, हो सकता है एक बच्चा 12 लाइन का जवाब लिखे। अब हमने ये देखना है कि उसकी सोच की गहराई कितनी थी। तो इसकी जो सोच की गहराई का जो वेरिएबल है वो बन गया थिंकिंग। ये हो गया हमारा रूब्रिक। ठीक है, वहां भी आ रहा हूँ, वहां भी आ रहा हूँ। लेकिन नेगेटिव के अंदर भी वो दो चीजें करेंगे ना सर, वो आगे आ रहे हैं ना, नॉलेज पे आएंगे। अब नॉलेज के अंदर एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव के अंदर जो वो जाएगा वो उसके जाती उसके ऊपर जा सकता है कि नहीं भुट्टो साहब ऐसे थे ऐसे थे। लेकिन पॉजिटिव के अंदर जो जाएगा वो बोलेगा उसने एटम बम बनाया पाकिस्तान के लिए, ये किया, ये सेक्रीफाइस किया। वो आगे जाके आपकी नॉलेज के अंदर आएगा। अभी वो सोच क्या रहा है भुट्टो के मुताबिक सिर्फ वो आप। हाँ, अब ये जो ये सलाहियत है सोच, ठीक है, मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा। मैंने एक सवाल लिखा और उस सवाल की मदद से मैं बच्चे की किसी सलाहियत को लेना चाहता हूँ। अब वो जो सलाहियत है उसको मैं स्केल कैसे करूँगा, मेजर कैसे करूँगा। तो मैंने कहा कि या तो वो बिलो एवरेज है, या वो एवरेज है, या वो अबव एवरेज है। अब हो सकता है कि उसकी जो थिंकिंग लेवल है, सोच का जो जाविया है ना, वो आम लोगों के मुकाबले में कम हो, या वो आम लोगों जितना हो, या वो आम लोगों से बुलंद है। ये हो गया एक रूब्रिक, और एक रूब्रिक के 3 ऑप्शंस। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इसके साथ मैं एक रूब्रिक और बना देता हूँ। ठीक है, वो रूब्रिक हो गई इसकी मेमोरी, हाफजा, याददाश्त। ठीक है, अब हाफजा या याददाश्त वीक हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, एवरेज हो सकती है, या नॉर्मल हो सकती है। ठीक है, ये दूसरा रूब्रिक बन गया। ठीक है, बात तो एक ही नहीं, नहीं, एक चीज है सोच और एक चीज है याददाश्त। दोनों में फर्क होता है। याददाश्त वो है कि मैंने आपको एक जुमला पढ़ाया और मैंने आधे घंटे बाद बोला मैंने जुमला पढ़ाया था, मुझे बताओ। अगर आपने मुझे मनोअन वो जुमला बता दिया तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। अगर आपने उस जुमले के अल्फाज चेंज करके अपने अल्फाज में बताया, इसका मतलब है कि आपकी याददाश्त सही नहीं है, आप उसके अल्फाज बदल गए। ये है याददाश्त। सोच एक डिफरेंट चीज का नाम है, सोच याददाश्त का नाम नहीं है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप थिंकिंग या सोच को एक वेरिएबल बनाएं, या ये हर सवाल का वेरिएबल हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह इसकी राइटिंग एक रूब्रिक, एक सलाहियत हो सकती है। इंग्लिश का पेपर है, राइटिंग ज़रूर चेक करेंगे हम बच्चे की। तो इस बच्चे की राइटिंग कैसी थी। अब राइटिंग मेरा ख्याल है शायद लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत। अब ये आप लोग डिसाइड करेंगे, मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ तो मैं इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकता, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अब इसकी राइटिंग कैसी है, अच्छी है, नॉर्मल है, बुरी है, बस मिसाल के तौर पर मैं ये कह देता हूँ। बास बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती लेकिन मेंटल स्किल बहुत ज्यादा होती है। यही आना चाह रहा हूँ मैं, यही आना चाह रहा हूँ। अब ये जो राइटिंग है, राइटिंग के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं सर मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये बनाना है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप बताएं मैं क्या लिखूं। मैं एजुकेशनिस्ट थोड़ी हूँ सर, मुझे बताएं वेरिएबल क्या बनाऊं इसका मैं। साइंस सब्जेक्ट के टीचर है, साइंस लैंग्वेज का नहीं हो आप, लैंग्वेज तो आप लैंग्वेज के ऊपर बात करें, आप साइंस सब्जेक्ट्स पर बात करें ना सर। इसमें डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है और डिस्क्रिप्शन के आगे सब लेवल है, पोर है, एक्सीलेंट है, बच्चा जो डिस्क्राइब कर रहा है उसका भी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप एक्सीलेंट ले सकते हैं। चलिए हम डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं यहाँ पर ना। आप इनको ये बताएं कि अभी बेसिकली हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जा रहे हैं। एक मिनट मैं आप लोगों की एक मिनट तवज्जो चाहूँगा सर, मैं 1 मिनट आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा, 1 मिनट मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा। देखें, हमारा यहाँ पर बैठकर मकसद जो है वो क्वेश्चन बनाना और रूब्रिक बनाना नहीं है। हमारा मकसद है अपने आप को हम सब सेम पेज पर आएँ और उस चीज़ को समझ लें, सीख लें
इसकी एप्लीकेशन, इसको अप्लाई करना है। आप में से अगर कोई फिजिक्स का टीचर है तो वो फिजिक्स के हिसाब से अपने क्वेश्चन बनाएगा, फिजिक्स के हिसाब से अपने रूब्रिक्स बनाएगा। उस रूब्रिक्स के जो ऑप्शन होंगे वो अपने हिसाब से खुद बनाएगा। मैंने यहाँ बैठ के आप लोगों के ऑप्शन बनाने नहीं है, मैं तो सिर्फ आप लोगों को वो विजन देना चाह रहा हूँ, वो सलाहियत देना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब ये क्वेश्चन पेपर बनाने बैठें तो उन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आप क्वेश्चन पेपर बनाएं, ताकि वो जो क्वेश्चन पेपर बने वो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर के मुकाबले में अच्छा हो। ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन के क्या ऑप्शन हो सकते हैं सर, कोई मुझे हेल्प करेगा? अगर इस सवाल का एक, एक्सीलेंट है, ठीक poor है, ठीक है, पुअर, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। अब एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर एक बच्चे की राइटिंग, मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे थे कि उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है लेकिन उसकी थिंकिंग अच्छी है। अब पॉइंट समझें, थोड़ा सा ये गौर से समझने की ज़रूरत है। ये एक सवाल है हमारा, उस सवाल के 3 रूब्रिक्स हैं हमारे। इस 3 रूब्रिक के अंदर हम एक ही बच्चे की 3 अलग अलग सलाहियतों को मेजर करने जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हर सलाहियत में एक्सेल करता होगा। हो सकता है कि बच्चा एक सलाहियत में एक्सेल करता होगा, एक में नॉर्मल होगा और एक में बिलो होगा। हो सकता है कि शायद उसने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखा हो, कम डिस्क्रिप्टिव लिखा हो, लेकिन उसकी सोच का जो जाविया है वो बहुत गहरा हो। तो जो टीचर इसकी असेसमेंट करेगा वो देखकर ये डिसाइड करेगा और वो ये बताएगा कि यार इसकी जो थिंकिंग एबिलिटी थी ना वो अबव एवरेज थी, लेकिन इसकी जो डिस्क्रिप्शन थी ना वो पुअर थी। यही तो चीज़ है ई मार्किंग। हम बच्चे को नंबर नहीं दे रहा है, हम ये नहीं बोल रहे कि 5 में से 4 नंबर दे दो, 5 में से 2 नंबर दे दो, नहीं। हम उसकी सलाहियतों को गेज करके बता रहे हैं कि ये बच्चा कौन सी सलाहियत में कितना अच्छा है और कौन सी सलाहियत में अच्छा नहीं है। ये है असल में जो हमारा मकसूद है ना, वो बच्चे को पास करके ग्रेड दे देना नहीं है, बल्कि हमारा मकसूद बच्चे के अंदर से लीडरशिप स्किल्स को एक्सट्रैक्ट करके लाना है। तो जो हम चाह रहे हैं आप लोगों से वो यही है कि जो आप क्वेश्चन पेपर बनाएं, जो आप क्वेश्चन बनाएं वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनाएं, बल्कि वो रूब्रिक बेस्ड क्वेश्चन बनाएं, अपने आप से सवाल करें। याद है शुरू में मैं कह रहा था कि अपने आप को उस लेवल पे ले जाएं, बच्चे के लेवल पे, फिर वो सवाल आप अपने आप से करें कि अगर मैं 9वीं क्लास का बच्चा होता और मैं इस सवाल का जवाब दे रहा होता तो मैं किन किन स्किल्स को यूज़ कर रहा होता। फिर उसके बाद उस बच्चे को सोचें जो एक गरीब रिमोट एरिया में बैठा हुआ है, वो किसी स्किल्स को सोच रहा होगा। हमने उसकी स्किल्स को भी गेज करना है, जो डीएचए में बैठ के पेपर दे रहे हैं हमने उसकी स्किल्स को भी गेज करना है। तो यहाँ पर हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। ऐसा तो नहीं हो कि डीएचए वाले बच्चे पास हो जाएं और गडाफ वाले बच्चे फेल हो जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों का और कोई सवाल है तो। आपने कहा कि एक बच्चे की कोचिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है उसकी डिस्क्रिप्शन बिलो हो, ये कैसे अंदाजा होगा? जो टीचर एसिस्ट कर रहा होगा ये वो बताएगा ना। उसमें तो काफी में जुमला लिखा हुआ है, तो बच्चा मेरे सामने तो नहीं जो मैं फेस टू फेस बात कर रहा हूँ तो मैं अंदाजा लगाऊंगा। सर उसी से एक एक्सेलरेशन की उसने डेफिनेशन लिखी है, रेट ऑफ चेंज और वेलोसिटी इज कार सही है, एक्सेलरेशन। सही है, तो ओके, सही है। थिंकिंग भी सब सही है, कैसे मैं अंदाजा लगाऊं कि इसकी डिस्क्रिप्शन गलत है और थिंकिंग सही है? 1 मिनट सर, मैं इसी पे आ जाता हूँ। व्हाट इज एक्सेलरेशन? अब ये जो आपका सवाल है एक्सेलरेशन क्या है, इसके रूब्रिक्स क्या बनेंगे? इस सवाल के रूब्रिक्स, अगर ये एक सवाल है तो इस सवाल का रूब्रिक क्या बनेगा? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो रूब्रिक्स होगा तो उसके जवाब क्या हो सकते हैं? अच्छा बुरा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, क्या होगा? सर मैं दोबारा सेशन नहीं दूंगा। नहीं आपका नहीं है, हाँ। ये सब जवाब मिल जाएंगे। ठीक है। सेशन है वो अगला बार। अच्छा, मुझे जो बताया जा रहा है वो ये है कि इसी टॉपिक के ऊपर एक और डिटेल सेशन अभी होने जा रहा है, जिसके ऊपर इसके एक्सपर्ट्स जो है ना वो आप लोगों को गाइड करेंगे। तो मैं अपने सेशन को यहाँ पे रैप अप करते हुए इन अल्फाज के साथ कि जो आप लोगों का बुनियादी काम है समझना वो ये है कि हमने क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन बनाना है, हर क्वेश्चन के साथ कम से कम एक रूब्रिक और उस रूब्रिक के 2 या 3 मुमकिन ऑप्शंस ज़रूर बनाने हैं। बस ये एक बुनियादी चीज़ लिख लीजिए। फर्दर जो नेक्स्ट सेशन होने जा रहा है इसमें ये रूब्रिक्स क्या हैं, कैसे होंगे, फिर उसके ऊपर फर्दर एक्सपर्ट्स बात करेंगे आपसे।